हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छे तो है ना, बिल्कुल जी अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन और निबंध को जानने वाले हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, मात्र 3 इंपॉर्टेंट आपको पत्र लेखन तैयार करने हैं और 3 इंपॉर्टेंट आपको निबंध तैयार करने हैं। तो चलिए वो 3 महत्वपूर्ण पत्र कौन होता है, वो 3 महत्वपूर्ण निबंध क्या होता है, उसको हम जान लेते हैं। आज ही जो अपना 15 नंबर है ना, 15 नंबर हम क्या कर लेते हैं, 15 मार्क्स जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, तो यहां पे हमने क्या लिखा है, महत्वपूर्ण पत्र लेखन व निबंध। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम करा रहे हैं क्लास 12th हिंदी का। सबसे पहला हमारा जो पत्र लेखन पहले जान लेते हैं, कौन हमारा पत्र लेखन है कि विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर रहेगा। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बात है, ठीक। चलिए जी, तो आपको अब हम पढ़कर सुना देते हैं। दूसरी बात, केवल पढ़कर सुनाना नहीं है, एक जो स्टेप होता है वो स्टेप आप याद रखिएगा। सबसे पहली बात, यहां पे हमसे क्या बताया कि विद्यालय में नियुक्ति, यहां पे नियुक्ति पत्र हेतु हमें आवेदन पत्र लिखना है। मतलब कोई विद्यालय में कोई टीचर नहीं है तो उसकी उस विषय की हमें क्या करना है, अध्यापक बनना है, तो उसके लिए नियुक्ति पत्र होता है, तो वही लिखना है जी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि सेवा में प्रबंधक महोदय। देखिए सबसे पहली लाइन में सेवा में इतना ही लिखेंगे, दूसरे में प्रबंधक महोदय लिखेंगे, तीसरे में जो आपके स्कूल का या कॉलेज का नाम है वो लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया सरस्वती इंटर कॉलेज लखनऊ, ठीक है, जहां पे स्थित है उसका नाम आप लिख देंगे। फिर यहां पे दिनांक डालेंगे, हमने लिख दिया 23 अगस्त 2025। ऐसे ही जो दिनांक हो वो लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद विषय क्या डालेंगे, तो विद्यालय में नियुक्ति हेतु आवेदन। इतनी मैं आशा करता हूं कि ये 4 लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्यों नियुक्ति करना है, ये सब कुछ थोड़ा आपको आसान शब्दों में लिखना है। फिलहाल हमने ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत ही सिंपल शब्दों का यूज करके बताए हैं। चलिए हम बता देते हैं। मान्यवर, क्या लिखेंगे, मान्यवर सबने निवेदन है कि आपके विद्यालय में एक पद रिक्त होने की सूचना मुझे समाचार पत्र से मिला है। मतलब हमें क्या मिला है, न्यूज से हमें मिला है कि समाचार मिला है, न्यूज हमें मिला है कि आपके विद्यालय में क्या है, एक रिक्त पद है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया कि इस पद पर नियुक्ति के लिए मैं आपको आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है ना, अब क्या आवेदन है जी, तो यहां पे लिखे गए हैं, मैं स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है, तथा अध्यापक कार्य में गहरी रुचि रखता हूं। मतलब अध्यापिका बनने का मेरा रुचि है, इस पर मैं कार्य करता हूं। ठीक है ना, अपने छात्र जीवन में मैं सदैव अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और अनुशासन का पालन किए हैं। मुझे विश्वास है कि यदि मुझे आपके विद्यालय में कार्य करने का अवसर मिलता है तो मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और परिश्रम से आपकी अपनी क्या करूंगा, सेवाएं दूंगा। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से अच्छे से थोड़ा बनाकर लिखना है। फिर अतः में अंत में आपके लिखेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है, मतलब रिक्वेस्ट है जी, कि कृपया मुझे इस पद हेतु नियुक्ति करने का कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा क्या रहूंगा, आभारी रहूंगा, सह धन्यवाद। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे भवदीय, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, इस तरीके से लिख दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वैसे तो आप इसका ले चुके हैं। चलिए जी, तो पहले हमने क्या देखा, एक महत्वपूर्ण पत्र लेखन देखा ना हमने, ऐसे ही एक महत्वपूर्ण अब निबंध देखेंगे पहले, फिर एक एक करके ऐसे ही एक एक करके देखेंगे जी। ठीक है, पत्र लेखन आपने देख लिया ना। चलिए जी, अब एक हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट निबंध। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट निबंध जो आता है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे ही दिया होगा, बेरोजगारी। ये भैया इस समय की बहुत ही बड़ी समस्या है, इसको कोई भी नकार नहीं सकते हैं, कोई भी इसको इनकार नहीं कर सकते हैं कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। ठीक है ना, तो बेरोजगारी कारण और निवारण क्या है।
चलिए जी, सबसे पहला हमारा इसका परिचय में जान लेते हैं। परिचय में क्या लिखेंगे कि भारत एक बड़ा देश है, ठीक है जी। यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, काम की तलाश करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन काम की जगह कम है, यही बेरोजगारी है। यह समस्या आज हमारे देश में सबसे बड़ा समस्या बन चुका है। तो हमने क्या कहा, बेरोजगारी का सबसे पहले हेडिंग डालना है परिचय। परिचय में उसको बताना है कि बेरोजगारी कहते किसे हैं। बेरोजगारी का सिंपल सा अर्थ है कि कोई किसी कार्य के योग्य हो और उसे वो कार्य ना मिले, वही बेरोजगारी है जी। सिंपल सा समझिएगा। जैसे आपको मान लेते हैं आप 8 तक पढ़े हुए हैं या 10 तक पढ़े हुए हैं, और अगर सफाई कर्मचारी की भी ये नौकरी आती है तो 10 तक पढ़े हुए हैं, हाथ गोड़ सब सलामत हैं, तो आप सफाई कर्मी का कार्य कर सकते हैं। परंतु 10 के बाद भी अगर सफाई कर्मी का भी काम ना मिले तो उसी ही को बेरोजगारी कहते हैं। समझ रहे हैं। अभी बेरोजगारी का हालत ये है भैया कि ग्रेजुएशन जो कर लिए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लिए हैं, बीएड बीटेक तक कर लिए हैं, बीएड कर लिए हैं, बीटीसी कर लिए हैं, वो भी आज फॉर्म भर रहे हैं चपरासी का, वो भी नहीं मिल रहे हैं। ये हालात है जी। चलिए, तो बेरोजगारी का परिचय हमने दे दिया। अब हम जान लेते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका मेन कारण क्या है बेरोजगारी का। कहते हैं ना, इस कारण से ही हमें पता चलेगा किसकी दोष है, किसकी कमियां है बेरोजगारी होने का। तो यहां पे निम्नलिखित कारण है इसके। सबसे पहला, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। दूसरी, शिक्षा प्रणाली बेरोजगार क्या है, रोजगार पक नहीं है। रोजगार पक नहीं है मतलब खुद ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं है जो खुद रोजगार उत्पन्न कर सके। तीसरा है हमारा, गांवों में लोग केवल खेती पर निर्भर रहते हैं। तीसरा, शहरों में उद्योगों और कारखाने कम हैं। मशीनों के कारण मजदूरों का काम घटता है। अब चलिए एक एक करके थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी पर हम सभी का जो माइंड वॉश किया गया है उसको मैं समझाता हूं आपको। ये बताइए बाबू, सबसे पहले जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या क्यों बढ़ती है जी? जब लोग अशिक्षित रहते हैं। अभी आपको पता होगा कि अशिक्षित कैसे लोग शिक्षित होंगे, तो क्या होगा जी, स्कूल अधिक से अधिक स्कूल क्या होगा, ओपन किया जाए। सबसे पहली बात, स्कूल अधिक से अधिक ओपन किया जाए, और इसमें स्कूल में केवल ओपन नहीं बल्कि एक अच्छी शिक्षा क्या हम कह सकते हैं, एक अच्छी शिक्षा वहां पे दिया जाए, तभी जाकर लोग शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो वो जानेंगे कि अधिक लड़के या लड़कियां पैदा करना अच्छी बात नहीं है, उतना ही करें, ठीक है ना। हमारे दो जो मोदी जी कहे हुए थे, भले ही वो आप भूल गए हैं, ठीक है, बट उतना अभी याद रखेंगे कि जो पढ़े लिखे रहेंगे व्यक्ति तो वो सब समझेंगे जी। तो स्कूल यूपी में अभी क्या हुआ, कितने हजार स्कूल बंद हो गए वो आप जानते ही हैं। तो इसका कारण क्या है ये आपको एक बार मैं छोड़ता हूं, सीधी बात करेंगे, कोई भी घुमाने फिराने वाले बात नहीं, सीधी बात आपसे ही कर रहे हैं। आप खुद जान लीजिए कि स्कूल अगर गिर रहा है, कोई सरकार क्या, अगर कमियां हैं तो गिनाइए, अंधभक्ति ना कीजिए, ना ही कांग्रेस, ना ही बीजेपी, ना अदर कोई भी पार्टी, मैं स्पष्ट रूप से नाम भी रख दिया है ना, अदर कोई भी पार्टी हो, किसी को अंधभक्ति वाला काम नहीं करना है हमें। जो सही है, गलत है गलत है, ठीक है ना, कोई हमें कुछ दे नहीं रहे हैं। दूसरा हमारा आता है, शिक्षा प्रणाली में रोजगारपन नहीं है। इसका मतलब आप समझे, शिक्षा दिया तो जा रहा है, बट उसमें ऐसा नहीं हमें शिक्षा दिया जा रहा है जिससे कि हम रोजगार उत्पन्न कर सके। ये किसका कार्य है जी? अच्छे टीचर का कार्य है। अच्छे टीचर जब भर्ती होगा तभी तो, ठीक है। गांव में लोग केवल खेती पर निर्भर हैं। गांव में खेती कैसे, जो छोटे छोटे किसान हैं वो खेती कर सके, कुछ उपयोग कर सके, इस पर सोचना चाहिए ना, नहीं सोचा जा रहा है जी, ठीक है। खाद पर अभी महंगा हो गया है, खाद आपको पता ही होगा, ठीक है, जो गांव एरिया से बिलोंग करते हैं उनको पता ही है। तो भैया हर चीजों पर वो है। शहरों में उद्योग और कारखाने की कमी, शहरों में क्या है, उद्योग और कारखाने की कमी है जी। जहां पर जैसे कि बिहार में अभी 10,000 रुपये दिया गया, हो गया सब काम खत्म। बेरोजगारी सबसे ज्यादा यूपी और बिहार से ही तो स्टूडेंट जाते हैं, जो भी लोग जाते हैं, अदरवाइज जहां पे भी जा रहे होंगे, गुजरात जा रहे हैं, मुंबई, झारखंड, दिल्ली, जहां पे भी जा रहे हैं, अदरवाइज कहां से जाते हैं, मोस्टली यूपी और बिहार के स्टूडेंट जो व्यक्ति हैं वो जा रहे हैं। तो अब आप सोचिएगा खुद ही, मशीनों के कारण मजदूरी का क्या होता है, काम घटता है। मशीनों के कारण क्या होता है, मजदूरी का काम घटता है। तो ये कारण है जी। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप लेने का मैं अवसर दूंगा। अब देखेंगे इसका दुष्परिणाम क्या होता है, बेरोजगारी होता है तो इससे का परिणाम क्या होता है। देखिए इसके निम्नलिखित दुष्परिणाम होते हैं। पहला होता है गरीबी और भुखमरी फैलती है, ठीक है ना। दूसरा इसका कारण क्या है, बेरोजगार युवा
क्या होता है, गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। जैसे चोरी चमारी करने लगेंगे, चोरी करने लगेंगे, कहीं भी लूटपाट करेंगे जी, गुंडागर्दी करेंगे, ठीक है ना, ये बात होती है जी। समाज में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ता है, ये आप सिंपल सा समझ ही रहे हैं। तीसरी बात, देश की प्रगति रुक जाती है। तो आप समझिएगा, अगर बेरोजगारी सही नहीं हुआ तो देश की प्रगति तो होगी ही नहीं। केवल हाँ हो सकती है, मीडिया में हो सकती है, ये हो सकता है जी, ठीक है ना, न्यूज़पेपर में हो सकता है। अगला आता है निम्नलिखित समाधान। इसका समाधान क्या है? समाधान हमसे ज़्यादा सरकार को जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, जनसंख्या पर नियंत्रित किया जाए, इसके लिए शिक्षा का सही उपयोग करना होगा। दूसरी बात यहाँ पे लिखा गया है, शिक्षा में रोजगारपन क्या होना, बनाना, मतलब शिक्षा के सहायता से हमें बताना होगा कैसे हम रोजगार कर सकते हैं, छोटे छोटे उद्योग भी खोल सकते हैं। दूसरा, गाँवों में छोटे छोटे उद्योग खोलना। तीसरी बात यहाँ पे हमारा आता है, कृषि में नई तकनीकियों का क्या करना, प्रयोग करना। और अगला आता है हमारा पांचवा, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। तो स्वरोजगार के लिए प्रेरित कौन करेगा, ये अब आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। अदरवाइज निष्कर्ष क्या है, बेरोजगारी दूर करने का बहुत जरूरी है। जब हर व्यक्ति को काम मिलेगा तब गरीबी और अपराध घटेगा। बेरोजगारी मिटाने पर भारत मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनेगा, ठीक है ना। बेरोजगारी मिटाने पर ही भारत मजबूत और समृद्धि राष्ट्र बनेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, नेक्स्ट इसका ले लीजिए। क्या हुआ भैया, हाँ जी चलिए जी, जानते हैं सच क्या है ना, कभी कभी इतना दिल में मतलब तकलीफ होते हैं कि मतलब रोक नहीं पाते। अदरवाइज फिर भी अभी भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। अभी भी मुझे भी इसमें बहुत सारे पार्टी के भी समर्थन हो सकते हैं, भैया आप कैसे ये कह रहे हैं, सर आप कैसे ये कह सकते हैं। तो भैया कहने वाले कहने दीजिए, कहते रहिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है जी। पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए। पढ़े लिखे हैं तो सच आंख खोल कर देखिए कि वास्तव में हमारा देश कहाँ जा रहा है। अभी क्या है, अरावली पर्वत देख ही रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। अब उस पर क्या ही कहें, अगर वन समाप्त हो जाएंगे, अगर पर्वतें समाप्त हो जाएंगी तो क्या इससे विकास होगा? प्रकृति जिस दिन बदला लेगी ना दोस्त, बहुत मतलब कसम से कहना, मतलब इतना अंदर से दिल दुखता है ना, ठीक है। बट कहते हैं कि क्या ही कहें, खुद जनता जिस दिन समझ जाएगी। बट अभी भी क्या है, ऐसा है कि मतलब नहीं समझ रहे हैं, तो कोई बात नहीं जी। यही है कि नहीं सुने हुए हैं कि गेहूं के साथ धुन भी पिसता है, तो वही हाल है जी। कुछ लोगों के कारण कुछ लोग भी पिस रहे हैं उसी में। ये क्या हो रहा है, कहीं पे मक्खी बैठी हुई है, यहाँ पे बैठी है भैया, भागो। चलिए जी, एक हमने देख लिया, एक हमने क्या देखा है, एक हमने पत्र लेखन देख लिया, एक निबंध देख लिया, बहुत ही अच्छी बात है, एक एक देख लिए। अब दूसरा हम देखेंगे, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना कि देखिए जितने भी हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, हिंदी इंग्लिश, मैं बता दूं आपको, हिंदी जो है, हिंदी इसका हम टॉपर नोट्स आपको दे रहे हैं। वो भी सभी बोर्ड की स्टूडेंटों के लिए नहीं, ओनली यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट है, यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट है, उन्हीं के लिए मैं हिंदी का टॉपर नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। अदरवाइज फिजिक्स केमिस्ट्री वो है तो वो सभी बोर्ड के लिए हमारे पास अवेलेबल है, चाहे एमपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी के लिए है। बट मोस्टली जो हिंदी है वो यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए हम दे रहे हैं, वो भी कितने में, ओनली 99 में। आप देख लीजिए क्या क्या हम दे रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय 200 बहुविकल्पीय क्वेश्चन हम देंगे जो 10 नंबर दिलाता है। महत्वपूर्ण गद्यांश दे रहे हैं, 10 नंबर दिलाता है। महत्वपूर्ण पद्यांश 10 नंबर दिलाता है। महत्वपूर्ण कहानी 5 नंबर दिलाता है। जीवन परिचय 10 नंबर दिलाता है। खंड काव्य 5 नंबर दिलाता है। संस्कृत पद्यांश 7 नंबर। श्लोक दिलाता है 7 नंबर। यहाँ पे गद्यांश, अपठित गद्यांश 5 नंबर। रस छंद अलंकार 6 नंबर। पत्र लेखन 6 नंबर। निबंध 9 नंबर। सभी को जोड़ लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10, 10, 20, 30, 5, 35, 35, 45, 5, 50, 50 और 60, 64, 64, 5, 64, 64 और 64, 64, 5 मतलब 69 और 69 और 6, 6, 12 और 12 और प्लस 9, 9, 9, 18, 18, 19, 20 हो जाएगा, 0 और 2, 6,
1 7 2 9, 90 नंबर आपको मिल जाएंगे जी। अगर ये आपको सब हम टॉपर नोट्स में दे रहे हैं, तो अगर केवल आप टॉपर नोट से भी स्टडी करते हैं तो 100 में से मैं कह रहा हूँ 90 नंबर यूं ही आ जाएगा। दूसरा, अब आपको 10 नंबर कहाँ बच रहे हैं, तो जैसे संधि विच्छेद हो गया, वाक्यों को शुद्ध करना हो गया, मुहावरे हो गए, तो ये थोड़ा आप अपनी तरफ से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये हम टॉपर नोट्स दे रहे हैं, इसको लेने के लिए आपको ओनली 99 पेमेंट करना होगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके वहां से मांग सकते हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे। चलिए हम दूसरे अपने इंपॉर्टेंट क्या आते हैं, पत्र लेखन पे आते हैं। दूसरा हमारा पत्र लेखन है, ऋण प्राप्ति हेतु बैंक की शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। अब यहाँ पे आप सब समझ ही रहे हैं कि बैंक से हमें लोन प्राप्त करने हेतु आवेदन देना है, ठीक है ना। तो चलिए जी हम यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले लिखे हैं सेवा में शाखा प्रबंधक, यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक, इस तरीके से आप लिखना जानते ही हैं। फिर अपने शाखा का नाम लिखेंगे कि वो शाखा मतलब भारतीय स्टेट बैंक, फिर अपने शाखा का नाम कि कहाँ पर है भैया, मान लेते हैं भाटपार में है तो उस तरीके से लिखेंगे, मतलब मान लेते हैं गोरखपुर में है तो गोरखपुर लिख दीजिएगा। फिर जिला का नाम लिख दीजिए, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऐसे ही आपको लिख देना है। विषय लिखना है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर अब यहाँ पर आपको लोन लेना है तो कुछ आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं उस योग्य हूँ, अब मुझे अभी जरूरत है तो मैं लोन ले रहा हूँ, चिंता ना करें हम आपको लोन वापस भी कर देंगे। वही आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो क्या लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम लिखेंगे कि मैं प्रदीप कुमार, ठीक है, पुत्र किसके हूं भैया, तो पुत्र मान लेते हैं राम जी का, राम नारायण, ऐसे कुछ भी आप नाम मतलब लिख सकते हैं, या पिता का नाम लिखकर पोस्ट में छोड़ दीजिएगा। फिर निवास अपना लिखेंगे कि किस ग्राम से है, ठीक है। उसके बाद का मतलब रहवासी हूं, ठीक है ना। तो ये आप समझ रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम, फिर पिता का नाम, फिर निवास लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे मेरा आपके बैंक में बचत खाता संख्या इतना है, खाता संख्या आप लिखेंगे। फिर मुझे कृषि कार्य या शिक्षा के लिए या गृह निर्माण मतलब घरों को बनाने के लिए या व्यवसाय करने के लिए धन की आवश्यकता है। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि मैं अपने निजी साधनों से यह कार्य कर सकूं, मतलब मैं अभी उतना अच्छा नहीं हूं, उतना मतलब मेरे पास अभी पैसे नहीं है कि मैं खुद अकेले ही अपना कार्य कर सकूं, ठीक है ना, या घर का निर्माण कर सकूं, या पढ़ाई कर सकूं, या कृषि कार्य कर सकूं, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा गया है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे राशि, मतलब मान लेते हैं 25,000 चाहिए तो 25,000 रुपए देने का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऋण की पूरी राशि नियत समय पर बैंक में जमा कर दूंगा, यह आपको आश्वासन भी देना होगा। फिर लिखेंगे यदि मुझे यह ऋण प्राप्त हो जाता है तो मेरे लिए यह बहुत सहायक सिद्ध होगा, आपकी अति कृपा होगी। तो बताइए हमने सिंपल वर्ड का यूज किया है ना, थोड़ा सा यहाँ पे आपको अगर हार्ड लग रहा होगा तो मैं बता दूं, आप लोगों को लिखना है सविनय निवेदन है कि, अब फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर पुत्र या पुत्री जो भी हो, फिर अपने पिता का नाम लिख दीजिएगा, फिर अपना निवास लिख दीजिएगा, बस इतना ही। तो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। तो वास्तव में एग्जाम में तो नहीं लिखना है, एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है ना, और वास्तव में लिख रहे हैं तब जाकर आपको लिखना है। ये तो आप जानते हैं, भवदीय, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, दिनांक लिख देना है, इतना तो आप कर ही देंगे। चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट था। चलिए जी, तो दो हमने क्या देख लिया, पत्र लेखन देख लिए। अब चलिए एक तो हमने निबंध देख लिए हैं, एक और दूसरा हम निबंध देख लेते हैं। दूसरा एक और हम निबंध देख लेते हैं। दूसरा है हमारा, चलिए जी आ गए आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट निबंध आता है। देखिए इसको भी हम जान लेते हैं। वैसे तो इस पर भी अभी आपको, अगर आपको समाचार मिला होगा कि अभी एक कोई लड़की के साथ कुछ हुआ था, ठीक है, ये बात आप सभी जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो आप न्यूज़ थोड़ा सा देख लीजिए, अभी हाल ही की कुछ सूचनाएं आपको मिल जाएंगे, बट उस पर हम नहीं जाएंगे। बट मैं यही कहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो नारा है इसको वास्तव में पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए सरकार को, ठीक है। कर रहे हैं, अच्छी बात है, और भी अच्छे तरीके से करें, यही रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है।
अदरवाइज आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भूमिका क्या है, इसको हमें लिखना है। परिचय क्या है ये हम बताएंगे। तो बेटी बचाओ बेटा और बेटी दोनों ही ईश्वर का सुंदर उपहार है, ठीक है ना। लेकिन हमारे समाज में बेटों को महत्व दिया गया और बेटियों को बोझ समझा गया है। ये वास्तव में सही बात है जी, ये वास्तव में सही बात है। अभी थोड़ा कम हुआ है बट अभी भी ऐसा है, ये बातें हैं। यही कारण है कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुरी प्रथा फैल गई और इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। सही बात है, ये बात बहुत ही अच्छा किया गया सरकार के द्वारा कि ऐसे मतलब अभी भी है कि बेटा पैदा हो जाए, ठीक है, लड़का हुआ है तो बहुत ही खुशी है, लड़की पैदा हो जाए तो बहुत दुख होता है, ऐसे हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये घिनौना बात है जी, बहुत ही घिनौनी बात हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी पढ़ रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी कभी ना कभी पेरेंट्स बनेंगे, आप खुद एक गार्जियन बनेंगे, तो उस समय पर कभी भी ऐसी बुरी सोच नहीं रखना है, चाहे आप लड़के हो या लड़कियां हो। सुन रही है ना, ठीक है। अगला आता है हमारा, दूसरा आता है बेटी बचाओ। अब देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है कि बेटियां घर और समाज की शान होती हैं। वे माँ बहन और बहू बनकर परिवार को मजबूत बनाती हैं। यदि बेटियां ना हो तो समाज अधूरा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें बेटियों को जन्म से ही सुरक्षित रखना है और उन्हें समान सम्मान देना है, रिस्पेक्ट देना है। सही बात कहा जा रहा है यहाँ पे। अब बेटियां पढ़ाओ का बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या है, तो ये भी समझ जाइएगा। इसका नारे का मतलब यही है कि पढ़ाई से बेटी आत्मनिर्भर बनती हैं, वे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और अधिकारी बन सकती हैं। शिक्षित बेटी घर और समाज दोनों को संभाल सकती हैं। पढ़ाई से उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी मिलती है और वे आत्मविश्वास से जीवन जीती है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए बेटियों को पढ़ाना भी चाहिए और बेटियों को बचाना भी चाहिए, मतलब सम्मान भी देना चाहिए समाज में। समझ रहे हैं ना। चलिए जी, अगला हम आ जाते हैं उपसंहार, ठीक है ना। मतलब इसका पूरा निष्कर्ष क्या है ये हमें बता देना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल नारा नहीं है दोस्त, क्या है, बल्कि समाज की क्या है, जरूरत है। समाज की क्या है, जरूरत है। हर परिवार को बेटियों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए जी। जब बेटियां सुरक्षित और पढ़ी लिखी होंगी तभी देश तरक्की करेगा। सच है, बेटी है तो भविष्य है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये भी ले लीजिए। चलिए जी, तो हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने 2 इंपॉर्टेंट पत्र लेखन देख लिए, 2 इंपॉर्टेंट हमने निबंध देख लिए। चलिए अब तीसरे इंपॉर्टेंट पहले पत्र को देख लेते हैं, फिर हम निबंध को देख लेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तीसरा हमारा आता है कि अपने गांव अथवा शहर की सफाई हेतु उच्च अधिकारी के पास पत्र लिखिए। मैं कह सकता हूं इसको, ये तीसरा हमारा है, तीसरे में हम दे रहे हैं, बट इसको सबसे पहले आप तैयार कीजिएगा। क्या, शहर या गांव की सफाई हेतु उच्च अधिकारी के पास पत्र। हर बार पूछा गया है। सेवा में उच्च अधिकारी महोदय, इस तरीके से लिखेंगे। नगर निगम या ग्राम पंचायत कार्यालय, ठीक है। फिर जिला, शहर या गांव का नाम अपना लिख देंगे कि मान लेते हैं आप गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर यूपी, ऐसे आप लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे विषय कि गांव शहर की सफाई करने हेतु आवेदन। इसको कोई अलग कलर से लिखिएगा, ठीक है। अलग कलर क्या मतलब, थोड़ा गाढ़ा पेन से लिखिएगा। 2 ही कलर का यूज ही करना है, एक ब्लैक एक ब्लू, ठीक है ना। अगला हमारा आता है कि महोदय, सबने निवेदन है कि मैं, अपना नाम लिख दीजिएगा कि मैं कुछ भी अंजलि शर्मा, ऐसे कुछ भी लिख दीजिएगा कि मैं अंजलि शर्मा, गांव क्या है, गांव आप अपना लिख दीजिएगा गोरखपुर, ठीक है, जो भी आपका गांव हो, ठीक है, गोरखपुर का निवासी हूं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हमारे गांव मोहल्ले की सफाई लंबे समय से ठीक प्रकार से नहीं हो रही है, ठीक है ना। मतलब हमारे गांव या मोहल्ले में सफाई अच्छे से नहीं हो रही है। नालियां गंदगी से भरी हुई हैं और जगह जगह कूड़ा का ढेर लगे रहते हैं। इसके कारण मच्छर, मक्खी और दुर्गंध फैल रही है। लोगों का चलना फिरना क्या हो गया, कठिन हो गया है और बीमारियों का डर बढ़ गया है।
ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर कचरे फैलेंगे तो बीमारियों का डर फैलेगा, मच्छरों का प्रकोप भी फैलेंगे, ठीक है ना। फिर लिखेंगे अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया हमारे गांव या मोहल्ले की नियमित सफाई कराई जाए ताकि हम स्वच्छ स्वस्थ वातावरण में जीवन यापन कर सके, आपकी अति कृपा होगी। तो मैं आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ के होंगे। आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको तो इसमें कुछ समझाना नहीं है, भवदी लिखेंगे, फिर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, दिनांक लिखिएगा, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमने देख लिया ना, देखे कि नहीं देखे जी। एक तीसरा, 3 हमने बताया है ना, 3, एक और हम आपको बता देते हैं, एक और, ठीक है, 4 बता देते हैं, इसके बाद अब आपको नहीं कुछ करना है। एक और जान लीजिए, यहां पे लिखते हैं अपने गांव अथवा शहर में बिजली समस्या हेतु जिला अधिकारी के पास पत्र। हम 4 आपको बता रहे हैं, कोई भी 3 आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई भी 3, चारों तैयार कर लेते हैं और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे बिजली की समस्या है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको देख लेते हैं कि सेवा में जिला अधिकारी महोदय, जिला का नाम अपना लिख दीजिएगा, देवरिया जिला, ठीक है ना। विषय बिजली की समस्या दूर करने हेतु आवेदन, फिर महोदय, सबने निवेदन है कि मैं अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना, मैं अपना नाम, फिर मोहल्ले या गांव का निवासी हूं, ठीक है ना, जिस मोहल्ले में रहते हैं उसका निवासी हूं। हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या बहुत दिनों से बनी हुई है, यहाँ पर बिजली अक्सर कट जाती है और जब आती भी है तो बहुत कमजोर आती है। इसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है, अतः छोटे छोटे व्यापारी आम जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। गर्मी के दिनों में तो लोगों का जीना दुर्भव क्या हो जाता है, दुर्भव हो जाता है, ठीक है ना, मतलब बहुत ही कठिन हो जाता है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया हमारे गांव या मोहल्ले की बिजली समस्या को शीघ्र समाधान कराएं ताकि जनता को क्या हो, राहत मिल सके, आपका अति कृपा होगी। इतना आप लिख देंगे। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे भवदीय, फिर नाम, पता, मोबाइल नंबर, दिनांक, ऐसे लिख दीजिएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो हमने क्या कर दिया, 4 इंपॉर्टेंट पत्र लेखन हमने करा दिए, अब 2 हमने इंपॉर्टेंट निबंध करा दिए हैं। अब हम आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट निबंध को भी देख लेते हैं जी। तीसरा हम इंपॉर्टेंट निबंध को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तीसरा हमारा निबंध है आतंकवाद की समस्या और समाधान। समझ लेते हैं जी आतंकवाद की समस्या। ये बहुत ही सिंपल में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आज ही नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार ये सब नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आज का युग विज्ञान और प्रगति का युग है, सही बात है जी, लेकिन इसके साथ साथ कई समस्या भी बढ़ी है, इसके साथ बहुत सारी समस्या भी आई हैं। जाहिर सी बात है, प्रगति होगा तो वहाँ थोड़ी समस्या भी आएंगी। उनमें से सबसे बड़ी समस्या है आतंकवाद। उनमें से सबसे बड़ी समस्या क्या है, आतंकवाद है। आतंकवाद का अर्थ है कि डर और हिंसा फैलाकर अपने उद्देश्यों को पूरा कराना। यह समस्या केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा बन गई है, ठीक है ना। आशा करता हूं इतनी बात आप समझ के होंगे। उसके बाद आता है आतंकवाद की स्थिति। आतंकवाद की स्थिति में क्या है जी, तो आतंकवाद समूह बम धमाका, गोलीबारी और हिंसक गतिविधियों द्वारा आम जनता को निराशा बनाते हैं, ठीक है ना। निराशा नहीं, निशाना बनाते हैं, मतलब आम जनता को इससे क्या होते हैं, निशाना बनाते हैं, डराते हैं, गोलीबारी से, बम धमाका से, ठीक है, हिंसा करेंगे, इस तरीके से वे देश की शांति और एकता को नष्ट करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मुंबई जैसे स्थानों पर आतंकवादी हमले हो चुके हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि जम्मू कश्मीर में बहुत बार हुए हैं, दिल्ली में भी, मुंबई में भी हो चुके हैं। फिर इनसे देश को भारी जान माल का नुकसान हुआ है। बिल्कुल, जब आतंकवाद का ऐसे कोई बम होगा, जो भी चीज़ें हैं, बम धमाका, गोलीबारी हो, तो इससे जान माल का तो खतरा होता ही है, ये तो बात सही है। तो इसीलिए आतंकवाद को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी, ठीक है। तो ये हमने जाना आतंकवाद क्या होते हैं। अगला हम जानेंगे आतंकवाद का कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो धार्मिक कट्टरता और अगलावादी, ठीक है ना, अगलावादी सोच। अब इस पर तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा, पर फिर रोक दे रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या धार्मिक क्या है, कट्टरता,
अलगावादी, मतलब सिंपल सी बात है, अलग एक सोच, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे धार्मिक कट्टरता यहाँ पे बात की गई है। देखिए इसलिए कहते हैं ना, कभी भी वोट जो है ना, वोट का अधिकार ये धर्म और जाति देखकर देना ही नहीं चाहिए। और बिहार में ये इस बार सिद्ध हो गया कि ऐसा ही हुआ है, जहां पर धर्म जाति के देखकर तो दिया ही गया है, प्लस विकास के नाम पे 1% भी वोट नहीं मिला है वहां पे, ठीक है, विकास के नाम पे। क्यों? क्योंकि एक पार्टी था, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, एक पार्टी थी जिसने सिर्फ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन पर बात किया था, उसका एक भी सीट नहीं आया। बहुत ही दुख की बात लगा हमें कि एक भी सीट नहीं आया बिहार में, दुख की बात है ये। तो बिहार में तो 10,000 रुपए के चल गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें चली हुई हैं, बट कम से कम एक सीट तो आ जाना चाहिए उस व्यक्ति को जिसने जाति धर्म को छोड़कर और अपना बात किया, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात की है। तो फिर भी नहीं आया, तो यही है कि दुख लगता है। बेरोजगारी और अशिक्षा, बेरोजगारी तो है ही, अशिक्षित किया ही जा रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। पड़ोसी देशों द्वारा समर्थन और राजनीति में स्वार्थ और भ्रष्टाचार, राजनीति में स्वार्थ और भ्रष्टाचार, ये तो कहने की कोई बात नहीं है, ये सब आप जानते ही हैं। अगर आंख खोलकर देखेंगे ना तो सब दिखाई देगा, नहीं देखेंगे कुछ नहीं दिखाई देगा। दुष्परिणाम क्या है? तो निर्दोष लोगों का जान जाती है। दूसरी बात, समाज में भय और असुरक्षा फैलती है, देश की प्रगति रुक जाती है। अगला आता है समाधान। अब इसके समाधान क्या है? तो आतंकवादियों को कड़ी सजा देना, आतंकवादियों को कड़ा सजा देना, फिर सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, फिर युवाओं को शिक्षा और रोजगार देना, और फिर आता है समाज में भाईचारा और एकता का बढ़ावा देना। क्या अभी भाईचारा की हो रहा है जी? भाईचारा हो रहा है? आपको लगता है कि भाईचारा समाज में आज है? आज तो और मतलब कट्टरतापन इतना हो गया है कि छोटी जाति को तो ऐसे ही, मतलब जितने मतलब छोटी जाति जिनको हम कहते हैं, वैसे कोई जाति को मैं छोटा या बड़ा नहीं मानता, बट ऐसा है कि छोटी जातियों को ऐसे कहा जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि उसको तो मतलब कुचल कर आगे बढ़ा जा रहा है। क्या ऐसे होगा? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, दुख लगता है और इसीलिए मैं हिंदी पर निबंध नहीं कराता हूँ, ठीक है ना। निबंध में क्या है कि मतलब अंदर से आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता है। उपसंहार केवल बताना था, आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसे समाप्त करना बहुत ही आवश्यक है। यदि शिक्षा, एकता और मजबूत शासन होगा तो आतंकवाद हार जाएगा और शांति ही सच्चा रास्ता होगा, ठीक है ना। तो ये चलिए लिख लीजिएगा। अगला एक और हम आते हैं, अगला हमारा आता है पर्यावरण। मैं इसको कह दे रहा हूं, इसको सभी स्टूडेंटों को याद कर लेना है, सभी स्टूडेंटों को। पर्यावरण, ठीक है ना। अब क्यों हमारा जो नेचर है, पर्यावरण है, इसको शुद्ध सुरक्षित करना इंपॉर्टेंट है, अरावली को बचाना इंपॉर्टेंट है, ये सब समझिएगा। इसमें मैं निबंध इसलिए नहीं कराता हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें सच्चाई से अवगत कराऊंगा, और जब मैं कराऊंगा तो बहुत लोग को बुरा भी लगेगा, इसीलिए। बट कोई नहीं जी, आँख खोल कर देखेंगे तो सभी को दिखाई देगा। भूमिका में क्या है? पर्यावरण के बारे में जानिए कि पर्यावरण वह है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है ना। मतलब हमारे चारों ओर पर्यावरण है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ और मनुष्य, ठीक है ना, ये सभी पर्यावरण में आते हैं। स्वच्छ पर्यावरण से ही मनुष्य सुखमय बनता है। बल्कि आज का सबसे बड़ा संकट है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, जहां हवा, पानी और मिट्टी में गंदगी और हानिकारक तत्व मिल जाते हैं और उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं, उसी को प्रदूषण कहते हैं। अभी दिल्ली की हालात पता ही है आपको, दिल्ली की हालात पता ही है। और राजस्थान में क्या किया जाए? अरावली को हटाया जा रहा है। अब राजस्थान की जितनी धूल मिट्टी है वो और आएंगे दिल्ली में, तो और प्रदूषण होगा, तो एक समय आएगा कि दिल्ली में बस धूल ही रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। कुछ कारपोरेट सेक्टर के कारण आज मतलब ये सब जो हम कह सकते हैं दिन भी देखना पड़ रहा है। अब मतलब क्या ही कहा जाए, क्या ही कहा जाए।
अगला आता है प्रदूषण के प्रकार और कारण। जानते हैं कुछ लोग बोलने से भी डर रहे हैं, ठीक है, कि भैया सच्ची ये बात सही है, कुछ लोग बोलने से भी डर रहे हैं कि क्या पता कब क्या हो जाए, किसका चैनल पे क्या हो जाए, ठीक है, तो इसलिए कोई बोल भी नहीं रहे हैं, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही है, इतना ज़्यादा हो गया है ना कि मतलब कोई बोल भी नहीं सकता खुल के कि भैया ऐसी बात है, पर नहीं कहते, संकेत ही काफ़ी है समझने वालों के लिए। आप तो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, आप सब जानते ही हैं, तो यही बात है जी। प्रदूषण के प्रकार और कारण क्या है, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मुख्यतः ये 4 प्रकार है। वायु प्रदूषण क्या होता है, कारखानों का धुआं, गाड़ियों से निकलने वाली गैसें, ठीक है ना, और जहरीली हुई जो प्लास्टिक होती है, ये इन सभी से वायु प्रदूषित होता है, ठीक है ना। जलती हुई, यही तो हम कह रहे हैं, जहरीली नहीं, सॉरी, जलती हुई प्लास्टिक को भी जला दिया जाता है तो उससे वायु प्रदूषण होता है। दूसरा आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है, नदियों में कचरा, गंदा पानी और रासायनिक अपशिष्ट डालना, इससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण, क्या होते हैं भूमि प्रदूषण, कैसे होते हैं, पॉलीथीन जो होता है, प्लास्टिक, ठीक है ना, जो पॉलीथीन होता है मतलब झिल्लियाँ, जो प्लास्टिक होता है, और जो रासायनिक खाद का क्या होता है, अत्यधिक उपयोग होता है, जिससे भूमि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण मतलब लाउड स्पीकर, गाड़ियों का शोर, और क्या होता है, पटाखे, इन सभी से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। मैं आशा करता हूँ भूमिका और प्रदूषण के प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं कि प्रदूषण का दुष्परिणाम क्या होता है। तो देखिए प्रदूषण से क्या हमें हानियां होंगी, तो मनुष्य क्या होंगे, बीमार होंगे, ठीक है ना, जैसे दामा, कैंसर, हृदय रोग से पीड़ित होते हैं। देखिए अगर कोई भी परिवार में ना एक आदमी भी बीमार पड़ जाए तो पूरी परिवार की नींद, चैन और शांति, सुकून सब गायब हो जाता है। ये बात सही है कि नहीं है जी, कहना नहीं चाहिए। मान लेते हैं आपके परिवार में अगर किसी को कुछ हुआ होगा पहले, तो क्या उस समय पर आप सुकून से रहे होंगे जी, नहीं रहते हैं, ना अच्छा सा खाना होता है, ना पीना होता है। तो इसीलिए मतलब क्या है कि स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। और प्रदूषण फैलेगा तो बीमारियां फैलेगी, बीमारियां मतलब सुख, चैन, पैसे, धन दौलत सब आपके चले जाएंगे। तो यही बात है जी, इसीलिए कहते हैं प्रदूषण को रोकना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को नष्ट हो जाते हैं। पेड़ पौधे, प्रदूषण फैलेंगे ना तो पेड़ पौधे भी सूखने लगेंगे, पशु पक्षियाँ, छोटी छोटी जो पक्षियाँ हैं वो सब मरने लगेंगी। नदियों और जमीन प्रदूषित होकर खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। जब नदियों में जो पानियाँ है वो सब में कचरा ज़्यादा होगा, जमीन ज़्यादा दूषित हो जाएगी खाद्य पदार्थों के कारण, तो इससे क्या होगा, इससे खेती की ही नुकसान होगी। अगला आता है धरती का संतुलन बिगड़ जाता है और जलवायु परिवर्तन का समस्या भी बनती है। ठीक है, मतलब गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगेगी, ठंडी के दिनों में अपार ठंडी होने लगेगी, तो ये सभी समस्या आने लगेंगी। इसीलिए कहते हैं, नहीं कहते टेम्परेचर देख रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस कहीं हो गया, 40-45 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो बहुत हार्ड हो जाता है ना। अगला आता है समाधान क्या है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाया और वनों की कटाई को रोका जाए। वनों की कटाई अभी देख ही रहे हैं, वनों की कटाई, ये हम सुने कि 10 मतलब कितना बहुत ज़्यादा, 1 रुपये में पेड़ दे दिया गया था, ठीक है ना, बिहार में, आपको पता चला ही होगा, लगभग 10 लाख पेड़ों को वहाँ पे काटा जा रहा है, अभी काट भी दिया गया है। 1 रुपये में, 1 रुपये एकड़ के हिसाब से दिया गया था, क्या ही कहा जाए। अगला आता है गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करना है। फिर नदियों और तालाबों को क्या होना है, कचरे से बचाना है। पॉलीथीन और प्लास्टिक का क्या करना है, प्रयोग कम करना है। लोगों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता फैलाना है। तो ये सब आप समाधान याद रखेंगे। उपसंहार क्या होता है, तो पर्यावरण प्रदूषण आज पूरी दुनिया की समस्या है। यदि इसे समय पर नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। हमें संकल्प लेना चाहिए कि स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ जीवन है, ठीक है ना। हमें संकल्प लेना चाहिए कि एक स्वच्छ क्या है, पर्यावरण ही एक स्वच्छ जीवन है। तो ये सब समाधान है, उपसंहार हमने सब कुछ बता दिए हैं। तो ये सबसे पहले तो आपको नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है ना, इसको भी, ठीक।
चलिए, मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ गए हैं, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मैं आपको बता दूँ 4 हमने इंपॉर्टेंट पत्र लेखन बताए हैं, 4 इंपॉर्टेंट हमने क्या बता दिए, निबंध बता दिए, ये आप समझ गए हैं। एक एक्स्ट्रा हमारे तरफ से आप वृक्षारोपण का महत्व स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये हमारा कंप्लीट आज हम आपको सब कुछ बता दिए और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए इतना सब कुछ याद कर लीजिएगा। ये वीडियो से आपको 15 नंबर मिल चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो अपनी हिंदी की इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आगे आपको किस पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और इंस्टा पर व्हाट्सएप ग्रुप में फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।